कुशांक मित्तल है मेरे साथ, जो कि यूट्यूबर है, की भी यूट्यूब पे बहुत सारी अच्छी फॉलोइंग है और इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो हेलो कुशांक, हाउ आर यू? Hi, ma'am. I'm good. What about you? आई एम ऑल्सो गुड। आई होप कि इसमें सारे सेफ होंगे और घर पे होंगे। जो बिल्कुल। है वो बहुत सारे आते हैं स्टूडेंट के हर बारी, क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो एंड आपने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। आई एम श्योर कमेंट्स में बच्चे आपसे, स्टूडेंट्स आपसे पूछते होंगे, इंस्टा पे भी, हर जगह पे। तो पहले कुछ क्वेश्चन, इज इट डिफिकल्ट फॉर फर्स्ट जनरेशन टू लिटिगेट? बहुत बच्चे पूछते हैं कि हमारी लीगल जो है वो बैकग्राउंड कोई नहीं है, लॉ बैकग्राउंड नहीं करे, क्या हमसे लिटिगेशन नहीं हो पाएगी? प्लस जो है वो उनके ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है। तो आप क्या कहना चाहोगे, कैसे स्टार्ट करें वो लिटिगेशन? देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मतलब अगर आज के टाइम पे, एक तो ये जो हमारी फील्ड है जहाँ पे बच्चे एलएलबी कर रहे हैं, अगर हमें देखा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर एडमिशन ले रहे हैं। हमें पता है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे एडमिशन लेना भी बहुत आसान है और जहाँ से एलएलबी करना भी बहुत आसान है। मतलब इवन आपको कॉलेजेस भी जाना की जरूरत भी नहीं होती। सो आप समझ सकते हो कि जब ऐसे कॉलेज से अगर एक बच्चा पढ़ रहा है जहां पे वो पूरे साल कॉलेज नहीं गया, उसने एक भी क्लास अटेंड नहीं करी, तो उसके माइंड का लेवल क्या होगा? मतलब कि उसको क्या समझ आया होगा, उसको क्या पता होगा लॉ के बारे में। अब इवन ऊपर से अगर वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होता है, इसके साथ साथ कि उसने ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया जहां क्लासेस नहीं हो रही, उसके बाद वो फर्स्ट जनरेशन लॉयर, तो डेफिनेटली उसके लिए प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। बाकी ऐसा नहीं है कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो तो आप कर ही नहीं सकते या चीजें होंगी ही नहीं। ये होता है कि अगर आप, आपके जैसे लीगल बैकग्राउंड है, आपके फादर लॉयर हैं या फैमिली में कोई लॉयर है, तो थोड़ी सी चीजें इजी हो जाती हैं, आपको वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जो एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को करना पड़ता है। बेसिकली देखा जाए तो अगर आप फर्स्ट जनरेशन से हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन वो स्ट्रगल थोड़ा सा लंबा होगा। कह सकते हैं कि 4 से 5 साल का होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 10 या 15 साल बैठ के स्ट्रगल करना ही करना पड़ेगा। शुरू के 4-5 साल का स्ट्रगल होगा अगर आप फर्स्ट जनरेशन के हैं और आप उसमें अच्छे से हार्ड वर्क करते हैं, और जब आप अपनी एलएलबी कर रहे हैं उस वक्त आप समझते हैं कि किस तरीके से चीजें करनी है, किस तरीके से हार्ड वर्क करना है, किस तरीके से चीजों को पढ़ना है। आप रिसर्च करना सीख जाते हैं उस टाइम पे। क्योंकि जब आप इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं, जब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, या आप किसी लॉयर के अंडर शुरू में काम करते हैं, तो वो आपकी यही चीजें चेक करेगा कि क्या मैं इस, अगर बच्चे को रख रहा हूँ अपने पास या इसको रख रहा हूँ अपने पास, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल होगा या नहीं होगा। अब अगर उसको बिल्कुल बेसिक्स ही नहीं पता, उसको बिल्कुल बेसिक्स ये नहीं पता कि लॉ क्या है या किस तरीके से चीजें रिसर्च की जाती हैं, तो फिर वो लॉयर के लिए हेल्पफुल कैसे होगा? तो अगर आप बिल्कुल हार्ड वर्क से पढ़ते हो डेफिनेटली। और डेडिकेशन से पढ़ते हो, नेगेटिविटी अपने पास नहीं आने देते, तो आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा स्ट्रगल ज्यादा होगा आपका, लेकिन आप अच्छा जरूर करेंगे। Well, that's a good hope for new upcoming lawyers. So the next question which student ask is upcoming fields in law, मतलब ऐसा दोनों fields है और जो वो explore कर सकते हैं आज के टाइम पे? अपकमिंग अपकमिंग फील्ड्स देखें तो जैसे सेपरेटली भी हमने कहीं ना कहीं इसको डिस्कस किया हुआ है। तो बहुत सारी चीजें, अगर आप बेसिक्स देखो तो जो हर बच्चे के माइंड में होता है, जैसे आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर की बात की हमने, तो अभी ये चीज ट्रेंड के अंदर है कि अगर कोई बच्चा अपनी फैमिली से पहला बच्चा होता है जो लॉ कर रहा होता है, तो वो सोचता है कि भाई मैं सबसे पहले क्या करूंगा, जुडिशरी की तैयारी करूंगा, जुडिशरी क्लियर करूंगा, क्योंकि लिटिगेशन में बहुत मेहनत है। देखिए, मेहनत चाहे आप जुडिशरी की तैयारी करें चाहे आप लिटिगेशन की तैयारी करें, मेहनत दोनों जगह है। इसके अलावा बहुत बहुत सारा वाइड स्कोप है लॉ के अंदर। आप सिर्फ इन दो चीजों पे रुक के नहीं रह सकते या नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे स्कोप्स हैं, जैसे आजकल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं। आप 1-2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपको रखती हैं अपने पास। आजकल लीगल एडवाइजर्स होते हैं, या अगर आप न्यूज़पेपर्स देखोगे, मैगजीन्स देखोगे, इसके अंदर भी लीगल एडवाइजर्स की जरूरत होती है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा वाइड स्कोप है अगर आप सर्च करो तो बहुत लिमिटेड स्कोप नहीं है। आपको सर्च करने की जरूरत है, आपको देखने की जरूरत है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है और आप किस तरीके से लॉ को यूटिलाइज कर सकते हो। हर एक जो बच्चा होता है जो लॉ करता है, जरूरी नहीं है कि वो कोर्ट में ही जाके प्रैक्टिस करे, कोर्ट में जाके बैठे एज अ जज या फिर एज अ एडवोकेट। कोर्ट के बाहर भी लीगल फील्ड की एक बहुत बड़ी दुनिया है। आप कॉर्पोरेट फील्ड में भी जा सकते हो और इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। Definitely. So there's a huge scope in. So my next question is,
fun made while preparing for competitive exams, और आप कुछ टिप्स देना चाहोगे? अब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, डिपेंड करता है कि हम कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जैसे एलएलबी अगर आप करते हो तो एक होता है एलएलबी का एंट्रेंस, एक होता है एलएलएम का एंट्रेंस। बाकी जैसे जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए एग्जाम्स होते हैं, आप एपीओ का एग्जाम देते हो, एपीपीओ का एग्जाम देते हो, तो इन सब चीजों के लिए अलग अलग तरीके से एग्जाम्स होते हैं। और ज्यादातर अगर आप जॉब्स की तरफ जाओगे तो जॉब्स में एग्जाम्स नहीं होते, वहां पे डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। अब हमें नोट्स जो बनाने हैं वो इस तरीके से बनाने होते हैं कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि मैं कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं एलएलबी के एंट्रेंस की कर रहा हूँ, मैं एलएलएम के एंट्रेंस की कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी और चीज की कर रहा हूँ। उसी हिसाब से देखिए यहाँ पे हर व्यक्ति का जो व्यू है या पर्सपेक्टिव है वो अलग हो सकता है। और पढ़ाई के अंदर ऐसा होता भी है कि किसी को किसी तरीके से चीजें ठीक लगती हैं, किसी को किसी तरीके से चीजें ठीक लगती हैं। अब यहाँ पे अगर मैं अपना व्यू दूं तो मेरे को क्या चीज ठीक लगती है कि जैसे आपकी जो बुक्स हैं या जिससे भी आप पढ़ रहे हो, वहीं पे उस पे जो उसको अंडरलाइन करते जाइए, और जो मेन वर्ड होता है वो मेन वर्ड को एनसर्कल कीजिए और साइड में लिखिए, क्योंकि जब आप रिवाइज करते हैं उस चीज को तो आपको वो वर्ड याद आना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुनिया में पूरी चीजें याद नहीं कर सकता। जब भी वो आंसर लिख रहा है, जब वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है, तो अगर वो उस चीज का मेन वर्ड यूज कर रहा है तो एग्जामिनर जो है, जो आपका क्वेश्चन पेपर चेक करेगा, आंसर पेपर चेक करेगा, वो यही चीज देखेगा कि क्या इसने मेन जो क्रक्स है चीज की वो लिखी है नहीं लिखी। अगर आप उन वर्ड्स को, जो मेन वर्ड्स हैं उनको यूज करते हो, तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे को जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। तो इस तरीके से मेन वर्ड्स के ऊपर फोकस कीजिए। बाकी किसी को अपने रिटर्न में नोट्स बनाना अच्छा लगता है तो वो उस तरीके से बना सकता है, कोई और पैटर्न अच्छा लगता है तो उस तरीके से बना सकता है। तो इसका कोई एक साइंटिफिक मेथड नहीं है, ये थंब रूल की तरह हम इसको अप्लाई कर सकते हैं कि आपको जो मेथड ठीक लगता है आप अपने हिसाब से कीजिए। डेफिनेटली वेरी वेल एक्सप्लेन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बहुत बच्चों के क्वेश्चन होते हैं। आई एम श्योर आपके भी चैनल पे बहुत पूछते होंगे कि अगर उन बच्चों की लीगल जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनके, तो वो क्या करें अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में होते हैं। अब देखिए जो इंग्लिश है, इंग्लिश को भी अगर हम समझे, चाहे हिंदी हो कोई भी लैंग्वेज हो, जब हम किसी कंटेक्स्ट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बात करते हैं, अब इंग्लिश सिर्फ यहाँ पे इंग्लिश की बात नहीं होगी, यहाँ पे लीगल इंग्लिश की बात हो रही है, तो हमें अपनी वोक्यूबलरी को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप पढ़ रहे हो, अगर आपने अपनी एलएलबी जो है इंग्लिश में करी है, जो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स के अंदर आजकल होती है या कॉलेजेस के अंदर होती है, अगर आपने इंग्लिश में करी है तो जब आप अपने टॉपिक्स को पढ़ रहे हो तो जो वोक्यूबलरी है वहीं से स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। और बाकी तो इसका एक ही सोल्यूशन होता है, प्रैक्टिस करना। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के साथ तो सारी चीजें पॉसिबल होती ही हैं। बाकी प्रैक्टिस के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर आप देखोगे, अगर बहुत से बच्चे जो जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वहां पे आप देखोगे कि जो एक पेपर होता है एसए राइटिंग का, एसए और जीके का पेपर होता है, उसके अंदर एक कन्वर्ट करने के लिए आता है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए आता है, जहां पे वर्ड टू वर्ड आपको कन्वर्ट करना होता है। तो अगर आप उस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी बहुत इजीली इंग्लिश ठीक हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप लिटिगेशन के अंदर जा रहे हैं या फिर और किसी फील्ड के अंदर जा रहे हैं, तो जब आप पढ़ रहे हो उस वक्त अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करो। बाकी ग्रामर तो टाइम के साथ अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो है वो इंप्रूव होती रहेगी। डेफिनेटली। सो लास्टली आप क्या मैसेज देना चाहोगे मेरे व्यूअर्स को, और आप क्या कहना चाहोगे लॉ स्टूडेंट्स? देखिए अब आपने ये फील्ड चूज की है, लॉ की फील्ड चूज की है, बहुत ही अच्छी फील्ड है। तो यहाँ पे अगर आपको कंटिन्यूअसली या कंसिस्टेंसी से बने रहना है तो आपके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है इसका, कि आप हार्ड वर्क कीजिए। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, आप मतलब कि जितना ज्यादा इसके अंदर पढ़ोगे उतना आपको नॉलेज बढ़ेगी और आप उतने अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, अपने क्लाइंट्स को उतने अच्छे से सर्विस दे पाओगे। और अगर आप कोई आपका जैसे गोल है कि आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, तो उसकी भी प्रिपरेशन उसी हिसाब से होगी। तो हार्ड वर्क ही सिर्फ सोल्यूशन है। आप चाहे फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, या आपकी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आपको केस लॉज याद करने हो, तो उसका एक ही सोल्यूशन होता है कि आपको रिपीटेटिवली हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंसी लेके आनी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। कि आपने अगर एक पैटर्न बनाया है कि मैं इस तरीके से पढ़ूंगा, तो आपको डेली उसको फॉलो करना है। क्योंकि सबसे मुश्किल यही होता है, हम किसी को ये नहीं कह सकते कि कोई बच्चा इंटेलिजेंट है या कोई बच्चा वीक है, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। जो कंसिस्टेंटली पढ़ता है, जो डेली बेसिस पे पढ़ता है, वो अपने आप ही उस बच्चे से बेटर परफॉर्म करता है जो कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ रहा है। तो एक ये लास्ट मैसेज देना चाहूंगा। बाकी इसके अलावा अगर आप मैम के चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कुशांग मित्तल के नाम से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा।
तो प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छी वीडियोस हैं। थैंक यू कुशांक।